Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic comparative development study of India, China and Pakistan. अब तक हमने क्या पढ़ा, उन सबकी comparative study पढ़ी। आगे जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है appraisals of development strategy. Appraisals of development strategy. It means कि देखो जब भी किसी भी डेवलप्ड कंट्री या नेबरिंग कंट्री की हम स्ट्रेटेजी के बारे में स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो उसके डेवलपमेंट पाथ है वो कैसे कैसे बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम फिर क्या करते हैं उस कंट्री के जो भी रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए, पॉलिसी बनाई है, उनको फिर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो सेम ऐसी स्ट्रेटेजी के अंदर है कि देखो जो डेवलप्ड नेशन है कि उसके डेवलप्ड होने के पीछे बड़ा कारण क्या क्या रीजन है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो उन्होंने अडॉप्ट की और वो क्या हो गए, डेवलप हो गए, तो हमें उस पॉलिसी को क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट। देखो जब भी कोई कंट्री कुछ नया करने के बारे में सोचती है, कुछ इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचती है, तो पहले उसकी क्या देखती है, रिजल्ट देखती है कि किसने इसको यूज किया हुआ है, उसका क्या रिजल्ट निकला है। तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही या फिर दूसरी कंट्री क्या करती है, नेबरिंग कंट्री क्या करती है, उसके ऊपर एक्शन लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें चाइना की, चाइना ने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर बिलीव किया, मोर प्रोडक्शंस किया, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई और वो कंट्री कैसी है, डेवलप्ड कंट्री है। तो इंडिया ने भी क्या किया है, अब अपने आप को मेक इन इंडिया के थ्रू अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है। तो शायद हो सकता है कि जब चाइना इतनी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होते हुए डेवलप हो गई तो शायद इंडिया भी क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। तो ये क्या स्ट्रेटेजी हमें पढ़नी है, अप्रेजल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। जब हम इस टाइप की स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे डेवलप्ड नेशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर हम अपने अंदर क्या करते हैं, सुधार करते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका एग्जाम्पल लेती हूँ, एक बच्चे ने अब की बार टेस्ट के अंदर 75 आउट ऑफ 80 क्या किए, उसने गेन किए। आपके सपोज कितने मार्क्स आए हैं, सपोज आपके आए 70, देखो 5 मार्क्स का डिफरेंस है। आप क्या देखोगे कि इसमें जो 5 मार्क्स लिए वो कैसे लिए, आप पहले उसका एग्जाम करोगे, इसका एक बार बेटा एक बार क्या बोलोगे कि अपना मुझे पेपर दिखाना, उसको सिर्फ देखो आपने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर आप उससे पूछोगे कि आपने कहाँ से तैयारी की, किस वे में आपने तैयारी की, ठीक है, किस वो कौन सा मटेरियल आपने स्टडी किया, मतलब कि वो तो कुछ भी करने से पहले जो इम्प्लीमेंट हो चुका उसके बारे में देखते हो, फिर अपने अंदर क्या करते हो, सुधार करते हो। सेम हमारी क्या करती है कंट्री। तो फिर क्या हुआ, जब एक दूसरे के क्या देखे उन्होंने, किसी के ड्रॉबैक्स थे, किसी के बेनिफिट्स थे, उन बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को देखते हुए उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर चेंज लिया। तो तीनों ही कंट्री ने क्या किए, रिफॉर्म्स कर दिए। तीनों कंट्री ने क्या किए, रिफॉर्म किए। चाइना ने सबसे पहले रिफॉर्म किए 1978 में, पाकिस्तान ने 1988 में रिफॉर्म्स किए, और उसके बाद नेक्स्ट को हमारा इंडिया ने रिफॉर्म्स कब किए, 1991 के अंदर। अब हम वन बाय वन की स्टडी करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है चाइना। चाइना ने रिफॉर्म्स किए थे 1978 के अंदर। देखो चाइना को जरूरत नहीं थी रिफॉर्म करने की 1978 में, क्यों, और उसमें क्या था, जो चाइना की जो कंडीशंस थी बहुत अच्छी थी। उसने वर्ल्ड बैंक, IMF के मतलब कि उनका जो प्रेशर था उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, अपने अंदर रिफॉर्म्स करने पड़े, क्योंकि कुछ ऐसी कमियां थी, कुछ वीकनेस पॉइंट्स थे जिनको देखते उसे रिफॉर्म करना पड़ा। अदरवाइज चाइना रिफॉर्म नहीं भी करता फिर भी चाइना क्या हो चुका होता, डेवलप्ड हो चुका होता। अब हम बात करते हैं कि चाइना के रिफॉर्म से पहले का पीरियड कैसा था और बाद का पीरियड कैसा था। जैसे कि पहले कहते हैं प्री रिफॉर्म्स पीरियड, मतलब कि पहले का जो पीरियड है चाइना का रिफॉर्म्स करने से पहले, वो पीरियड कैसा था। There had been massive extensions of basic health service in rural area. क्या there had been massive, क्या हो चुकी थी कि मैसिव एक्सटेंशन बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, क्या, ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज में क्या थी, बेटर हेल्थ सर्विसेज थी। किसके हम बात कर रहे हैं, प्री रिफॉर्म्स की। दूसरा, सो द कॉम्यून सिस्टम, जो कॉम्यून सिस्टम अडॉप्ट किया था चाइना ने, देयर वाज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। वो क्या करता था कि
जो इक्विटेबल, और हर कंट्री की जो मेन एम क्या होता है कि टू क्रिएट इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो कॉम्यून सिस्टम के थ्रू उसका मेन एम था देयर वाज मोर इक्विटेबल, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका, ऑफ फूड ग्रेन। थर्ड कहता है डेस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, जैसे कि उसने क्या किया, एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म किए, कल्टिवाइजेशंस किया, ठीक है, कलेक्टिवाइजेशंस एंड जीएलएफ है, और इनिशिएटिव किए थे। पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट 1978 वाज इन द मिड 1950। तो ये सारे क्या उसके प्री पीरियड, मतलब कि प्री रिफॉर्म्स पीरियड की क्या है कि जब उसने रिफॉर्म्स नहीं किए उससे पहले, मतलब कि हम ये कहें चाइना ने सारी पॉलिसी को रिफॉर्म पीरियड से पहले अडॉप्ट कर लिया था, रिफॉर्म्स करने से पहले ही क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। तो वो कह रहे हैं कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड उसके बाद में क्या हुआ, देखो पॉलिसी उसने पहले ही बना ली, जैसे जीएलएफ कंपनी बनाया 1965 में, ग्रेट प्रोडेरियन था 1958 के अंदर, देन आफ्टर कॉम्यून सिस्टम था 1950 में। ये पॉलिसी उसने इंप्लीमेंट तो कर दी थी, बट वो किस पे थी, स्मॉल लेवल के ऊपर थी, किसके ऊपर थी, स्मॉल लेवल, उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत थी। तो उसने क्या किया, रिफॉर्म्स के बाद उनको इनका एरिया जो क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। तो कह रहा है ईच रिफॉर्म मेजर वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड ऑफ अ स्मॉल लेवल, जितने भी क्या हुए थे रिफॉर्म्स हुए थे, मेजर्स हुए थे, फर्स्टली शुरू में तो क्या किए गए, वो स्मॉलर लेवल के ऊपर ही इंप्लीमेंट किए गए थे, छोटे लेवल के ऊपर, देन एक्सटेंडेड ऑन अ मैसिव स्केल, और बाद में उनको क्या किया, बड़ी स्केल के ऊपर उनको बढ़ा दिया। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन अ एरिया ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ लैंड रिफॉर्म्स, क्या किया, जो डेवलपमेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के एरिया में, एजुकेशन में, हेल्थ में, लैंड रिफॉर्म में, वो कैसा था, सेंट्रलाइज, उसको क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज। जो सेंट्रलाइज था उसको क्या कर दिया, उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया। कि अब क्या कर सकते, पहले गवर्नमेंट ही क्या करती थी, उसका कंट्रोल करती थी, उसने अब प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया कि आप भी क्या करो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, उसने मार्केट इकोनॉमी को अपना लिया। कौन सी इकोनॉमी अपनाई थी उसने, मार्केट इकोनॉमी। फिर उसने क्या किया, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए, क्या किए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, जो कॉमन सिस्टम के थ्रू उसने क्या किया, लैंड को डिवाइड किया स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर, और जो इंडिविजुअल्स को क्या कर दिया उसने, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंडिविजुअल को जब डिस्ट्रीब्यूट किया, इससे क्या हुआ, सोशल वेलफेयर हुआ, क्योंकि कंप्लीट लैंड के ऊपर कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था। तो गवर्नमेंट अपनी अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती थी, जिससे क्या हो पाया, वहां पर सोशल वेलफेयर हो पाया। हम ये कहेंगे जो सोशल वेलफेयर वो कैसा, विद सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर किसके साथ हुआ, विद सोशल जस्टिस हुआ। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा चाइना, चाइना के रिफॉर्म्स। प्री रिफॉर्म पीरियड कैसा था, उसका बाद में। प्री कैसा था, बेटर था, हम कहेंगे बेटर था बट मच बेटर, ज्यादा अच्छा नहीं था, बट हाँ बाद में उसको और भी ज्यादा क्या कर लिया गया, इंप्लीमेंट कर लिया गया। अब है नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने जो रिफॉर्म्स कब कौन से ईयर में अडॉप्ट किए थे, 1988 में अडॉप्ट किए थे। 1988 के अंदर जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी बिफोर रिफॉर्म कैसी थी, स्टैग्नेंट थी। कैसी सिचुएशन थी, एकदम स्टैग्नेंट थी। वो क्या नहीं कर पाई थी, इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी। तो कहते हैं इन पाकिस्तान द रिटर्न प्रोसेस, जो रिटर्न प्रोसेस थी, लेड टू वर्सनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर। वर्सनिंग मतलब बहुत बुरी, मतलब बिगड़ती जा रही थी। जो रिटर्न प्रोसेस थी किसकी, पाकिस्तान की, सभी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए क्या हो रही थी, बिगड़ रही थी एज कंपेयर टू 1980। अगर कंपेयर करें किससे, 1980 से, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड सेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंट डिक्रीज इन 1990। मतलब कि जितना 1980 में था और 1990 में उससे भी क्या हो गई, वर्सनिंग प्रॉब्लम्स हो गई, और भी ज्यादा बिगड़ गई, वर्स प्रॉब्लम्स हो गई। तो उसे क्या करने पड़े 1988 के अंदर। अब 1988 के अंदर रिफॉर्म्स करने पड़े कि इन रिफॉर्म्स के थ्रू जिसे वो क्या कर सके, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। अब एक क्वेश्चन आता है कि रीजंस क्या थे वे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी इतनी स्लो डाउन चली गई, उसे रिफॉर्म्स करने पड़े, उसके पीछे रीजन क्या थे। तो रीजन क्या थे, सबसे पहले है एग्रीकल्चर ग्रोथ। क्या था, एग्रीकल्चर ग्रोथ है या फूड एंड सप्लाई है। सिचुएशन वाज बेस्ड ऑन गुड हार्वेस्ट। हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होती है, गुड हार्वेस्ट के ऊपर। तो मतलब गुड हार्वेस्टिंग, गुड फूड ग्रेन। अगर बैड हार्वेस्टिंग है तो बैड फूड ग्रेन।
तो क्या था, जो उसकी सिचुएशन थी वो क्या होती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही थी। और दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज एसेंशियल। हर कंट्री के लिए क्या जरूरी होता है, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होना जरूरी। जैसे कि हमने जो रिफॉर्म्स किए थे, तो रिफॉर्म्स के जब हमने रीजन पढ़े, तो रीजन में सबसे पहले क्या आया था, किस रीजन से हुआ, डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो क्या होता है, डिक्लाइन। सेम कंडीशन किसके पास थी, किसके साथ थी, पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सिर्फ हर कंट्री के लिए जरूरी होता है, बट पाकिस्तान क्या था कि वो क्या कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा रिजर्व को गेन तो करता, बट किसके थ्रू उसे करना चाहिए था, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स उसके पास थे नहीं, तो उसे जो एक्सचेंज जब मिलता था वो किसके थ्रू मिलता था, रेमिटेंस बाय पाकिस्तानी। जो रेमिटेंस था किसके थ्रू, जो पाकिस्तानी कहाँ वर्क करते थे, जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे, कहाँ काम कर रहे थे, मिडिल ईस्ट, उनका जो रेमिटेंस मिलता उससे उसके रिजर्व इंक्रीज होते, जिससे वो ज्यादा बेटर नहीं हो पा रहे थे। फिर कहते हैं कि देयर वाज अ ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन लॉ। देखो जब उसने क्या किया कि जब उसने इकोनॉमी को ग्रोथ करनी चाहिए, तो उसने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से, दूसरी कंट्री से क्या लिया, लोन लिया। तो फॉरेन लोन था, उसकी जो डिपेंडेंसी थी वो इंक्रीज हो रही, एक साइड तो फॉरेन लोन की डिपेंडेंसी इंक्रीज हो रही थी, सेकंड साइड क्या हो रहा था कि उसको रीपेमेंट करने का उसके पास कोई सोर्स नहीं था। तो ये थी पाकिस्तान की हालत। ठीक है, अब हम करते हैं, हमने 1991 के अंदर जो हमारे रिफॉर्म्स थे वो पहले ही कर चुके हैं। आप इंडिया ने रिफॉर्म्स किए तो उसके रीजंस क्या थे, क्योंकि गल्फ क्राइसिस था हमारा, बीओपी था वो कैसा आ रहा था, इम्बैलेंस में आता था हमेशा। और दूसरा क्या था कि जो हमारे पीएसयू सेक्टर्स थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, बहुत ही पुअर थी। ये बहुत सारे रीजंस थे इंडिया की तो रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने की। इकोनॉमी एकदम स्टैग्नेंट हो गई थी, इकोनॉमी क्या हो गई थी, स्टैग्नेंट हो गई थी, उसको वाइब्रेंट करने के लिए हमें क्या करने पड़े, रिफॉर्म्स करने पड़े। अब लास्ट हम फाइनल करते हैं इसका कंक्लूजन, कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। अब इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, हमने इन तीनों कंट्रीज के बारे में स्टडी कर ली। अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, हमें वो कंक्लूजन देखना है। तो अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन में हम ये तीनों ही कंट्रीज हैं, तीनों कंट्रीज ने क्या कर लिए, जो 5 डिकेड्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। 5 डिकेड्स ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। 5 डिकेड्स तक की बात करें तो जो दोनों कंट्री हैं, इंडिया चाइना, तीनों कंट्री, सॉरी इंडिया चाइना पाकिस्तान, तीनों ही कंट्री कब तक, टिल 1970 तक, कब तक, टिल 1970 तक तीनों ही कंट्रीज की जो ग्रोथ थी, उनकी डेवलपमेंट थी, वो कैसी थी, लो, कैसी थी, लो, लो डेवलपमेंट थी। तीनों ही कंट्रीज सेम सिचुएशंस को क्या करेगी, फेस करेगी। बट आफ्टर 1970 के बाद तीनों ही कंट्रीज की जो ग्रोथ रेट है वो डिफरेंट रही है। डिफरेंट क्यों रही है, उनकी डिफरेंट रहने की वजह क्या है कि तीनों ही कंट्रीज ने कहीं रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए हैं, मतलब स्ट्रेटेजीज अलग, डिफरेंट क्या अडॉप्ट किए, उन्होंने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, जिस वजह से तीनों ही कंट्रीज की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो कैसी रही है, डिफर रही है। अब इनकी वन बाय वन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इंडिया। इंडिया की जो परफॉर्म है वो कैसी है, मॉडरेटली। हम ये कहते हैं कि जो इंडिया है वो आज भी परफॉर्म कहाँ कर रहा है, कि मॉडरेटली, मतलब ना तो मच बेटर, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं, मतलब कि नॉट मच बेटर और नॉट मच वर्स, ना तो बहुत बुरी कंडीशन है इंडियन की और ना ही बहुत अच्छी कंडीशन है, मतलब मॉडरेट है। और सबसे मेन कारण तो ये है कि इंडिया की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर, किसके साथ एंगेज्ड है, किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और एग्रीकल्चर सेक्टर्स का ही कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। आपने देखा था ना, इंडियन की 50% पॉपुलेशन, कितनी, 50% पॉपुलेशन किसके साथ एंगेज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ, प्राइमरी सेक्टर के साथ, और कंट्रीब्यूशन केवल कितना है, 17%। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मॉडरेट का। क्लियर हो गया। दूसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कि इंडिया के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी क्या आ रही है, कमी आ रही है, क्योंकि और क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और कंट्री इस चीज को क्या कर रही है, फेस कर रही है। अब रेज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग,
जो इंडियंस है, इंडियंस का जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। अब ये कहेंगे हमारी पॉपुलेशन जो 1/4 पॉपुलेशन अभी भी क्या है, बिलोंग पॉवर्टी लाइन है। हमारी कंट्री की इतनी 1/4 पॉपुलेशन है वो बिलोंग पॉवर्टी लाइन है, लेकिन लोगों का जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो भी क्या हुआ, काफी इंप्रूव हुआ है। क्लियर हो गया। अब है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर क्या है, सबसे बड़ा मेन कारण है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वहां पर क्या नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जो क्या किए जाते हैं, जो भी ऑर्डर्स लो जो पास किए जाते हैं वो क्या नहीं होते कि वो कुछ टाइम के लिए होते, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो लोग उनको फॉलो नहीं करते, जिससे क्या हो रहा है कि हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेनर्स के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। फॉरेन लोन की जो बर्डन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इट मींस पाकिस्तान के ऊपर भी डेब्ट ट्रैप कौन सा डेब्ट ट्रैप है वो क्रिएट होता जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि होपिंग टू द इम्प्रूव द सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम ये होपिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशंस बाय मेंटेनिंग हाई रेट ऑफ जीडीपी। ये होप की जा रही है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो सिचुएशंस है वो क्या होगी, मेंटेन होगी किसकी, तो हाई रेट ऑफ जीडीपी। और ये देखा भी गया है कि पाकिस्तान की जीडीपी थी वो 4.7 थी, जो कि 15 और 16 की डाटा से अकॉर्डिंग करें तो कितने हो गए, 5.7। मतलब कि जीडीपी के अंदर क्या है, इंप्रूव आया है। इससे होप की जा रही है कि जो उसकी सिचुएशन है और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, बेटर। जीडीपी बढ़ रही है तो सिचुएशन कैसी होने वाली है, उसकी मच बेटर सिचुएशंस होने वाली है। अब है पॉजिटिव एंड हायर ग्रोथ। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेटाज हैं, वो डेटाज है मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इंडिकेट कर रही है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके अंदर जो पॉजिटिव व्यूज नजर आ रहे हैं, हायर ग्रोथ नजर आ रही है, पॉजिटिव एंड हायर ग्रोथ नजर आ रही है। तो ये पाकिस्तान का और किसका, इंडिया का। अब लास्ट हमारा क्या बच गया, चाइना। कि चाइना के अंदर क्या है, चाइना में सबसे जो मेन कारण है वो है लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसकी कमी है कि क्या नहीं है कि वहां पर लोगों को अपना कोई भी, हम ये कहें कि सेल्फ डिसीजंस लेने का राइट नहीं होता। जो डिसीजंस लेती है वो कौन लेती है, गवर्नमेंट की डिसीजंस लेती है। इससे सबसे ज्यादा जो हमें किसके कंसर्न में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के कंसर्न में, ह्यूमन बींग्स को वहां पर फ्रीडम नहीं होती। सेकेंड, इन द लास्ट 3 डिकेड, पिछले जो 3 दशक हैं, 3 डिकेड्स हैं, कि चाइना यूज्ड मार्केट सिस्टम। चाइना ने किसको यूज किया है, मार्केट सिस्टम को यूज किया है। इट मींस ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द मार्केट फोर्स। ऑल डिसीजंस कौन ले रही है, मार्केट फोर्स ले रही है थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई। अंडर ये कह रहे हैं कि चाइना यूज मार्केट मैकेनिज्म। जो चाइना है उसने क्या यूज किया है, मार्केट मैकेनिज्म को यूज किया। चाइना ने किसको यूज किया है, मार्केट मैकेनिज्म को यूज किया, जो क्रिएट कर रहा है टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज, जिससे क्या क्रिएट हो सके कि जो एडिशनल सोर्सेज हैं या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो चाइना के पास क्या हो सके, क्रिएट हो सके। इसीलिए चाइना ने किसको यूज किया, मार्केट मैकेनिज्म को यूज किया है। एंड फोर्थ इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड मींस कि चाइना यूज्ड कॉम्यून सिस्टम इन 1950। चाइना ने क्या यूज किया, कॉम्यून सिस्टम यूज किया 1950 के अंदर। तब यूज किया था 1950 में यूज किया, जिसका मेन पर्पस क्या था, गवर्नमेंट डिवाइड द लैंड government divide land in small pieces and distributed to individual। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इंडिविजुअल्स को, फॉर कल्टीवेटिंग। किसके लिए, कल्टीवेटिंग के लिए। किस पर्पस से, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जिससे उन लोगों का जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो क्या हो सके, रेज हो सके। देखो वहां पर चाइना ने कॉम्यून सिस्टम यूज करके इंडिविजुअल को लैंड तो डिस्ट्रीब्यूट की, बट उसकी जो ऑनरशिप है, लैंड की ऑनरशिप, वो किसके पास थी, खुद चाइना के पास थी, बट गवर्नमेंट के पास थी। उसने उस ओनरशिप को उस इंडिविजुअल को ट्रांसफर नहीं किया, जिससे क्या हो गई, सोशल ग्रोथ हुई विद सोशल जस्टिस क्रिएट हो गया। समझ आ गया। अब है पब्लिक इंटरवेंशंस इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और क्या किया, पब्लिक इंटरवेंशंस की, पब्लिक इंटरवेंशंस की प्रोवाइडिंग पब्लिक इंटरवेंशंस की जा रही है, प्रोवाइडिंग की जा रही है, किसमें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो क्या लेकर आ रही है, व्हाट
पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इन चाइना, जिससे चाइना की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बेटर वे में हो पा रही है, उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। तो ये था कंक्लूजन्स इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। तो तीनों ने कुछ कहीं इंप्रूव किया है, कहीं कोई पीछे रह गया है, बट इन सबसे फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आता है चाइना ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना आज भी किससे ऊपर है? इंडिया और पाकिस्तान से ऊपर है। और यहाँ पर देखो इस चैप्टर के अंदर हमने ये चैप्टर किया, कंप्यूटर स्टडी की है, तो ये चैप्टर मैंने आपको शुरू में पहले बता दिया था बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके अंदर जो भी जो डेटाज है वो इतने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो इसकी एक्सप्लेनेशंस है वो 6 मार्क्स के अंदर गिवन है। अगर आपको डेटा दे दिए जाते तो डेटा के अकॉर्डिंग आपसे उनकी एक्सप्लेनेशंस पूछी जाती है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इसके डेटा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे चैप्टर कैसे इंटरेस्टिंग भी है, तो आपने ये भी जाना कि हमारी जो इंडिया है उसकी जो नेबरिंग नेशंस है उनके बीच में कैसे रिलेशंस है, इंडिया कहाँ स्टे करता है, बाकी की कंट्रीज कहाँ स्टे कर रही हैं। इसकी हेल्प से आपने काफी कुछ क्या किया सीखा है। क्लियर हो गया?